बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1, जो कि है द बेसिक अकाउंटिंग मॉडल। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सेल्फ असेसमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस इज़ एनी रेगुलर and legal activity which is performed in order to earn more and more profit। एक शख्स है, वो एक कार सेल करता है। अगर देखा जाए तो ये एक लीगल एक्टिविटी है। लेट्स सपोज उसने वो कार ली थी 6 लाख रुपए की और अभी उसने उस कार को सेल किया है 6,50,000 रुपये में, तो 50,000 उसने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन अभी ये एग्जाम्पल बिजनेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, क्योंकि उसमें एक खसूसियत नहीं पाई जा रही जो कि है रेगुलर एक्टिविटी। अब यही एक्टिविटी अगर उसके रेगुलर हो, उसके पास बहुत सारी कार्स हों जिसको उसने रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदा है, तो ये एक्टिविटी क्या बन गई? रेगुलर एक्टिविटी। अब ये रेगुलर एक्टिविटी भी है, लीगल एक्टिविटी भी है, इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है। अब ये जो मोर एंड मोर प्रॉफिट है, इसका मतलब है ग्रोथ। अब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आई ऑफ लॉ विच हैज़ इट्स ओन सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। अब देखा जाए कि बिजनेस और मालिक को हम अमूमी तौर पर एक ही समझते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी तस्वर करना होगा। और जो भी बिजनेस है उसकी दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं, यानी कि एसेट्स या रिसोर्सेज साइड्स और लाइबिलिटीज़ या सोर्सेज साइड। अब ये जो सोर्सेज साइड है ये हमें बताती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि ये जो रिसोर्सेज साइड है ये हमें बताती है कि पैसा कहाँ पे जा रहा है। हम ऐसे कौन से रिसोर्सेज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें रिटर्न में प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। जैसे कि बिज़नेस के पास मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, या उसके पास बिल्डिंग है। अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद बिज़नेस क्या कमा रहा है? पैसे कमा रहा है। और पैसे किसके पास जा रहे हैं? मालिक के पास। एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहम्मद शाफ एंड कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट है दिसंबर 31, 2002 एक्स को। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड दी हुई है। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स हैं 30,000 के, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख की, जबकि बिल्डिंग है 2,50,000 की। अब ये एसेट्स का टोटल किया तो ये कितना आ गया? 4,40,000। जबकि लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 10,000 के और बैंक लोन है 50,000 का, जबकि कैपिटल है जो कि मालिक का है वो है 3,80,000। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि आपके पास लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल है, ये वो जिम्मेदारियाँ हैं जो एक बिज़नेस ने अल्टीमेटली इनका हिसाब देना है। लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल में फ़र्क ये है कि कैपिटल जो मालिक का पैसा होता है जो बिज़नेस ने अल्टीमेटली वापस करना है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, और जो पैसा बिज़नेस ने दूसरे लोगों का देना है, बाहर के लोगों का देना है, उसको हम लाइबिलिटीज़ का नाम देते हैं। तो आप देखें लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड का टोटल भी 4,40,000 है। तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमेशा बराबर होंगी, तभी इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। और जो हमने बात की थी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपस में बराबर होते हैं, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये फाउंडेशन है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का। मतलब कि जब भी आप डबल एंट्री सिस्टम करेंगे तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आएगी, इसलिए इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस कहते हैं। The accounting equation shows on a company's balance sheet whereby the total of all the company's assets equal the sum of the company's liabilities and shareholders equity। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मिस्टर शाफ ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से
और उसने फर्दर बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, उसने लैंड और बिल्डिंग परचेज़ की है जिसकी पेमेंट उसने की है बैंक के ज़रिए 50,000 रुपये। चौथे नंबर पे उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की है जिसकी पेमेंट की है कैश में 1,20,000। अब मिस्टर शाफ ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से, वो कैश लेकर आया होगा। जो भी ट्रांजैक्शन आप देखते हैं, सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि ये ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने अभी तक देखी हैं, इन सब में इकोनॉमिक वैल्यू शामिल है। जैसे कि मिस्टर शाफ ने 2 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया था, इन 2 लाख रुपयों को हम इकोनॉमिक वैल्यू में काउंट कर सकते हैं। अब मिस्टर शाफ की अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होते हैं, और पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास आया था कैश 2 लाख रुपए। बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन के दो साइड्स हैं, एक तरफ कोई चीज़ आ रही होगी तो दूसरी तरफ भी आ रही होगी, एक तरफ से कोई चीज़ जा रही है तो दूसरी तरफ से भी जा रही होगी, एक तरफ से कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो हो सकता है कि उसी साइड पर ही दूसरी कोई चीज़ कम हो रही हो, जैसे कि कोई एसेट बढ़ रहा है तो कोई दूसरा एसेट कम हो रहा होगा। तो आपका टोटल कैश आ गया 2 लाख रुपए और टोटल कैपिटल आ गया 2 लाख रुपए। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपस में बराबर हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन थी हमारे पास कि उसने बैंक से लोन लिया है। बैंक से लोन कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख बैंक से लोन लेकर हमारे पास बैंक में पैसे कितने आ गए? 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गया। जबकि दूसरी तरफ हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है जो कि हमने बैंक को लोन वापस करना है, वो कितना है? 1 लाख रुपए। दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हुई है, अब हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 2 लाख, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो है 1 लाख। टोटल हमारे पास है 3 लाख रुपया, और वो 3 लाख रुपये ये मैंने लिख दिया। दूसरी तरफ हमारी भी जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, 1 लाख रुपया बैंक लोन, 2 लाख रुपया कैपिटल। तो दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद हमारी इक्वेशन बराबर है। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि मिस्टर शाफ ने एक लैंड परचेज की थी 50,000 की और पेमेंट की थी बैंक के ज़रिए। अब यहाँ पे ये देखें कि आपकी एक ही साइड जो कि एसेट साइड है उसी में इंक्रीज भी हो रहा है 50,000 और उसी में डिक्रीज हो रहा है 50,000। लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पे कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इस चेंज के बाद भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर ही रहेगी। इसमें हुआ क्या था कि इस ट्रांजैक्शन में 50,000 बैंक से निकल गए थे और हमारे पास 50,000 की लैंड आ गई थी। तो इसके बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो 2 लाख ही पड़ा हुआ है। बैंक हमारा 1 लाख से घट के 50,000 बाकी रहेगा, जबकि हमारे एसेट में एक नए एसेट का इजाफा हुआ जो कि है लैंड 50,000। इन सब का टोटल करें तो 3 लाख है, जबकि लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल भी कितना आ गया? 3 लाख। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। चौथी ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि मिस्टर शाफ ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने पे उसने पेमेंट कैश में की थी। अब ये दूसरी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 4 की, जिसमें आपके एसेट साइड पर भी एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का आपका एसेट इंक्रीज हो गया, जबकि कैश में डिक्रीज आया 1,20,000। 2 लाख में से 1,20,000 की पेमेंट होगी तो बाकी कैश बच गया 80,000। बैंक हमारा चेंज नहीं हुआ, वो 50,000 ही है। लैंड भी 50,000 है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का इजाफा हुआ। अब इसका जब आप दोबारा टोटल करें तो वो आता है 3 लाख। तो हमने यहाँ पे देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद सेम रहती है, इक्वल रहती है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ एन इकोनॉमिक एंटिटी। यहाँ पे हमने 4 चीज़ों का जिक्र किया: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा।
लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है वो है फाइनेंशियल डाटा, कि अगर तो आपका डाटा फाइनेंशियल है, इकोनॉमिकल वैल्यू उसके अंदर मौजूद है, तो आप उसको अकाउंटिंग में लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो आपका फाइनेंशियल डाटा नहीं, और उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले हमने बात की थी रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या है? जर्नलाइज एंट्री, जो हम जर्नल में एंट्री करते हैं उसका दूसरा नाम है रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम जो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं उसका नाम है क्लासिफाइंग, जिसमें हम क्लासेस बना देते हैं डिफरेंट अकाउंट्स की। जब हम इसको समराइज़ करते हैं तो हम उसको समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसमें ट्राई करते हैं कि हमारे अकाउंट आपस में बराबर आ जाएं। अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गलती के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। वो जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाए तो इसका मोस्टली मतलब यही होता है कि हमारे अकाउंट ठीक हैं। आखिर पे है इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन किसकी करेंगे? फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट। फर्दर जब हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। अकाउंटिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम चूँकि कंपटीशन में हैं और कंपटीशन में हमने अपने प्रॉफिट या लॉस को मेजर करना होता है। बिज़नेस स्टार्ट करने का जो प्राइम मोटिव था वो अर्निंग प्रॉफिट था, और जब हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट का नहीं पता चलेगा कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस में जा रहा है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी नीड ये है कि अकाउंटिंग से आपके प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम्स कितनी हुई, और बिज़नेस का कैपिटल कितना है। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि फ़र्दर हमने प्लानिंग क्या करनी है। अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और इन एसेट्स को यूज़ करते हुए इकोनॉमिक एंटिटीज़, कॉरपोरेशंस या बिजनेस या कंट्रीज़ फ्यूचर के बेनिफिट अर्न करती हैं। लाइबिलिटीज़ वो ज़िम्मेदारियां हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस ने वापस करनी है। कैपिटल वो जिम्मेदारी है जो बिजनेस ने अपने मालिक को पैसे वापस करने हैं। जो मालिक का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। ड्राइंग्स वो पैसा जो बिजनेस का मालिक विड्रॉ करवा लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई ऐसी गुड्स वो विड्रॉ करवा लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो कैपिटल और ड्राइंग्स बेसिकली आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक्सपेंडिचर्स वो कॉस्ट है ऑपरेशंस की जिनको हम रेवेन्यू कमाने के लिए अकर करते हैं, जैसे कि हमने लेबर रखी हुई है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। उस लेबर को जो हम पेमेंट देंगे, जो लेबर के एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो लेबर हमें वो प्रोडक्ट्स बना कर दे जिसको बेचकर हम रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो बहुत मशहूर कहावत है, इट कॉस्ट्स मनी टू मेक मनी, कि पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। इनकम वो पैसा है जो एक बिजनेस अपनी सर्विसेज या गुड्स देकर रिटर्न में कमाता है। जैसे कि एक बिजनेस है फर्नीचर का, फर्नीचर वाले फर्नीचर बेच के रिटर्न में क्या कमा रहे हैं? इनकम। कि जितना भी खर्चा उनका हुआ था वो उसमें से माइनस करके देखेंगे कि हमारी नेट इनकम कितनी आ रही है। इसी तरह से अगर कोई सर्विसेज बिजनेस है, जैसे कि एक लॉयर है, लॉयर अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो फीस चार्ज करेगा वो उसकी इनकम है।
Economic value can be described as a measure of the benefit from a good or service to an economic agent, कि कोई भी चीज़ या सर्विस से जो आपको फ़ायदा मिलता है उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। जैसा कि आप एक मशीन को इस्तेमाल करते हुए कुछ यूनिट्स बनाते हैं, वो जो यूनिट्स आपने बनाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रॉ प्लास्टिक को इनपुट किया और उससे आपने टॉयज़ बना लिए। अब जो टॉयज़ बना लिए हैं वो उस रॉ प्लास्टिक से डेफिनेटली ज़्यादा के बिकेंगे, उनकी वैल्यू उस रॉ प्लास्टिक से ज़्यादा है। तो बेसिकली उस मशीन ने क्या किया कि आपकी उस इन्वेंट्री में वैल्यू एडिशन कर दी, इकोनॉमिक वैल्यू उसमें बढ़ा दी। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स का। पहला क्वेश्चन है द मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न इज़ टू अर्न द मैक्सिमम। अभी हमने बात की कि हर बिजनेस का प्राइम मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा क्वेश्चन है द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ डैश वे इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो हर ट्रांजैक्शन को जब तक आप सिस्टमेटिक वे में नहीं रिकॉर्ड करेंगे आप बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ट्रेडर इन हिज बिजनेस इज नॉन एज। जो ट्रेडर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं या ऑनर इक्विटी का नाम देते हैं। चौथा क्वेश्चन है द कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज नॉन एज। जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो चीज़ें या गुड्स या पैसा प्रोप्राइटर या मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है वो कैपिटल का उल्ट होता है, जो कि है ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नलाइजिंग इज द एक्ट ऑफ डैश वन अकाउंट एंड द अदर। तो हम बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जर्नलाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम दो अकाउंट, कम से कम दो अकाउंट ज़रूर लिखते हैं, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट में, और इसको हम रिकॉर्डिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉल्ड। ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो बिजनेस ओन करता है, बिजनेस उनका मालिक है, उनको हम एसेट्स का नाम देते हैं। A list of assets, liabilities and capital of business entity as on a specified date is known as। अब यहाँ पर उसने assets, liabilities और capital का जिक्र किया है और specific date का भी जिक्र किया है। तो specific date के ऊपर आपके assets, liabilities और capital कितने हैं, obviously वो होंगे बराबर, लेकिन उस जो statement होती है, जो list होती है, वो proper एक format में होती है, उसको हम कहते हैं balance sheet। The accounting function is as old as the need to dash things of value। कि accounting function इतना ही पुराना है जितना कि हमें चीज़ें एक्सचेंज करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है people often fail to understand the difference between bookkeeping and। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि बुक कीपिंग अलग चीज़ है, अकाउंटिंग अलग चीज़ है, जबकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप इन सोसाइटी मस्ट मेक इकोनॉमिक डैश अबाउट द फ्यूचर। हर इंडिविजुअल या ग्रुप जो कि सोसाइटी में मौजूद है उनको फ्यूचर में इकोनॉमिक डिसीजंस करने होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास बेसिकली 4 आइटम्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस। इन चीज़ों में या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो एसेट्स अगर इंक्रीज़ हों तो वो हमेशा डेबिट होते हैं, जबकि डिक्रीज़ होने पर वो क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑपोजिट हैं, तो डेबिट और क्रेडिट हमने उसको किया। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज़ हो तो डेबिट होती हैं।
तो यहाँ से कोई चीज़ हमारे सामने कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ से ये भी देखें, इनकम और एक्सपेंस का आपस में रिलेशनशिप एक दूसरे के अपोजिट है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंस एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट वुड हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट्स इन द फर्म्स अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले वो कह रहा है इंक्रीज कैश, डिक्रीज सम अदर एसेट्स, कि कैश इंक्रीज हुआ है तो कोई और चीज़ कम हुई होगी। अब इंक्रीज इन कैश मतलब इंक्रीज इन एसेट, और इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज डेबिट होता है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टॉक कम हुआ होगा, हमने कुछ सेल की है जिससे स्टॉक चला गया है और कैश आ गया है। या ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने थे, जिनको हम डेटर्स कहते हैं, वो हमारे एसेट्स थे, वो जब पैसे दे गए तो कैश आ गया और वो डेटर हमारे कम हो गए। ये भी हो सकता है बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट होता है, हमने बैंक में से पैसे निकलवा लिए, कैश आ गया और बैंक अकाउंट कम हो गया, बैंक में से पैसे चले गए। बी में कहता है डिक्रीज कैश, इंक्रीज सम अदर एसेट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये ए और बी जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन की, अगर हम दोबारा अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाएं तो ये एक ही साइड के ऊपर यानी कि एसेट साइड के ऊपर इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो यहाँ पर जब डिक्रीज इन कैश होगा तो कोई और एसेट इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन कैश मतलब डिक्रीज इन एसेट, और डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन एसेट जो होगा वो डेबिट होगा, और उसमें ये भी हो सकता है कि हमने कोई स्टॉक ख़रीदा है जिसकी वजह से स्टॉक हमारे पास आ गया जो कि डेबिट होगा, और कैश हमसे चला गया जो कि क्रेडिट होगा। ये भी हो सकता है कि हमने फर्नीचर या स्टेशनरी ख़रीदी हो जिसकी वजह से फर्नीचर या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये भी हो सकता है कि हमने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जिसकी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया जबकि हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सी में कहता है इंक्रीज एन एसेट, और दूसरी तरफ कहता है इंक्रीज अ लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर बात की जाए तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ लायबिलिटी में भी इंक्रीज हो रहा है। अब उसने दोनों साइड्स में इंक्रीज कर दिया, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स सपोज इंक्रीज हो रहा है किसी एसेट में तो वो डेबिट होगा, लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हमारा एक एसेट है जिसमें इंक्रीज हो रहा है, हमने वो एसेट ख़रीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और वो हमने उधार ख़रीदा है, उधार ख़रीदने पे हमारी लायबिलिटी बन रही है जिसको हम कहेंगे अकाउंट्स पेएबल, तो अकाउंट्स पेएबल अकाउंट हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्वेश्चन डी में कहता है इंक्रीज एन एक्सपेंस, डिक्रीज एन एसेट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास एक तरफ एक्सपेंस हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे एसेट में कमी आ रही है। स्टूडेंट हमें पता है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और एसेट में डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल हमने सैलरीज पे की हैं बैंक के ज़रिए, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट होगा और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अगर इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा जाए तो हमें ये एसेट साइड तो नज़र आ रही है लेकिन एक्सपेंस कहाँ पर है, एसेट साइड पर या लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड पर। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब बिज़नेस में एक्सपेंस होता है तो मालिक का ख़र्चा होता है जिससे मालिक का कैपिटल कम होता है, और जब बिज़नेस कोई इनकम जनरेट करता है तो वो जो पैसे आते हैं, जो इनकम आती है वो भी किसकी है, मालिक की, उससे उसके कैपिटल में इजाफा होता है। तो एक्सपेंस का मतलब है कैपिटल में कमी, इनकम का मतलब है कैपिटल में इजाफा। तो ये जो सैलरी एक्सपेंस है ये बेसिकली बिजनेस के कैपिटल में कमी हो रही है। तो एक्सपेंस मतलब बिजनेस के कैपिटल में कमी,
और दूसरी तरफ एसेट में कमी। तो अब उसने अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड पर कमी की है। ई में कहता है इंक्रीज इन एसेट अदर देन कैश, कि कैश के अलावा कोई एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है और दूसरी तरफ हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो दोबारा वही बात, रेवेन्यू इंक्रीज का मतलब क्या है, कैपिटल इंक्रीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा जाए तो एक तरफ कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ एसेट में इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन एसेट अदर देन कैश डेबिट होगा और रेवेन्यू में इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ चीज़ें सेल की हैं उधार पे। उधार पे जब सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल बनेंगे। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। तो जिनसे पैसे लेने हैं वो बिजनेस का एसेट होता है। तो इंक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, हमारी इनकम होती है। तो रेवेन्यू या इनकम हमेशा क्रेडिट होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनकम और रेवेन्यू एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेवेन्यू या इनकम एक ही बात है। क्वेश्चन एफ में कहता है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज अ लायबिलिटी। अगेन दोबारा आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पे आए तो इसने क्या किया यहाँ पर कि अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड्स पर डिक्रीज लेकर आया है कि एसेट डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल देखें कि डिक्रीज एन एसेट हमेशा क्रेडिट होता है जबकि डिक्रीज इन अ लायबिलिटी हमेशा डेबिट होता है। फॉर एग्जांपल, हमने 30 तारीख को सैलरीज पे करनी थी लेकिन हम किसी वजह से सैलरीज पे ना कर पाए 30 तारीख को और वो सैलरीज की पेमेंट चलेगी 5 तारीख तक। 30 तारीख को सैलरीज तो हमारी पेएबल बन गई, वो तो हमने अपनी लेबर को पे करनी ही है। तो 30 तारीख को हमारी वो सैलरीज पेएबल हमारी लायबिलिटी बन जाएंगी। लेकिन 5 तारीख को जब हम उसको पे करेंगे तो अल्टीमेटली 5 तारीख को वो लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो लायबिलिटी जब ख़त्म होती है तो डेबिट होती है। तो सैलरीज पेएबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और जो एसेट हमारा जा रहा है डिक्रीज़ हो रहा है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक तो सेल्फ असेसमेंट 1 के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट 2 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।